कीर्ति, कर्नल एवी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू और आपका Good स्वागत है। afternoon. आज पाकिस्तान के बारे में डिस्कस करेंगे। जब से श्रीलंका का प्रॉब्लम हुआ है, बेसिकली एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुआ है, तो सब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही उस रास्ते पे जा रहे हैं और पाकिस्तान की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। लेकिन जब आप पाकिस्तानी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, आप उनसे बात करते हैं तो ऑब्वियसली काफी बातें ऐसी हैं जो हमें पता चलती हैं कि पाकिस्तान की ये फॉल्ट लाइंस हैं और जो उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस आज की डेट में रिफ्लेक्ट हो रही है वो तो उस या उन फॉल्ट लाइंस का एक रिफ्लेक्शन ही है। तो मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूं कि फॉल्ट लाइंस क्या क्या हैं। एक तो सबसे पहली बात जो लोग कहते हैं कि वहां पे पाकिस्तान के अंदर लैंड रिफॉर्म्स कभी नहीं आए, तो उसकी वजह से जो रूलिंग क्लास है वो 200 फैमिली है वो ही रूल करती रहती हैं। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कौन सी पार्टी पावर में है। इनफैक्ट शाह महमूद कुरैशी का लोग एग्जांपल देते हैं कि उसकी फैमिली मुल्तान में रहती है और पिछले 400-500 साल से वो ही लिटरली वहां के लैंडलॉर्ड हैं और राजा आप समझ सकते हैं, चाहे अंग्रेज थे चाहे पाकिस्तान है भी, इट मेक्स नो डिफरेंस। ये पॉलिटिकल फैमिली बहुत स्ट्रांग है, यही रूलिंग क्लास है और इनमें इस बात की कोई भी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस नहीं है कि जो नीचे वाले लोग हैं वो किस तरह का लाइफ स्टाइल लीड कर रहे हैं, कितनी वहां पे गरीबी है। दे जस्ट आर नॉट बोदर्ड। मतलब किसी की कंट्री के सर्वाइवल के लिए ये जरूरी है कि कंट्री के जो पॉपुलेशन के जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं वो एक दूसरे की वेलफेयर के लिए कॉन्शियस हो, स्पेशली जो रूलिंग क्लास है। तो वो कॉन्शियसनेस वहां पे नहीं है। दैट इज व्हाट आई केम टू नो। कोई सिविलाइजेशन कनेक्ट नहीं है, उनको नहीं पता वो पाकिस्तानी हैं कि अरब हैं कि बलोच हैं कि पठान हैं क्या वो। और वो कई बार रिफ्लेक्ट होता है जब वो बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि हम तो इंडिया वाले हैं, दैट सॉर्ट। इंस्टीट्यूशंस में सिर्फ आर्मी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो रिलायबल है, स्ट्रॉन्ग है, एक कम्युनिटी डेवलप हुआ है। ये इंस्टीट्यूशंस नो डाउट पाकिस्तान को इसलिए रूल कर रहा है। और जो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, अनलाइक इंडिया, वो वहां की जो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी है उसको डोमिनेट करती है। तो ये एक फ्रेमवर्क है और इस फ्रेमवर्क का अगर आप देखो तो फिर रिफ्लेक्शन कहां पे आता है? उनकी सोसाइटी के वेलफेयर में, उनकी जीडीपी में, उनके जो एक्सटर्नल डेप्थ कितना हो रखा है, पर कैपिटा इनकम कितनी डाउन है। और अब ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉब्लम में है। अब इसमें दो फैक्टर बड़े स्ट्रॉन्ग हैं पाकिस्तान के लिए। पहला फैक्टर तो ये है कि इनफैक्ट एक जनरल तारिक है, उसका भी मैंने इंटरव्यू देखा, उसने कहा कि जब तक पाकिस्तान और इंडिया रहेंगे वो परपेचुअल एनिमी ही रहेंगे। There. Indians came much later. But why were Indians there? The They say Indians- that we have cultural relationship. Look, Pakistan and India are two enemy states, whether we like it or we don't. And they will remain as enemy states for a long time to come. At least that's how I see it. This is an India will- existential conflict. India will always take an opportunity to do something to damage Pakistan, and we will always take an opportunity to damage them. What's so surprising about that? So India being in Afghanistan, opening up the consulates in Kandahar, why would they want a consulate in Kandahar and Herat and these places, which is right onto the eastern border, and then interfere in Balochistan? How do you explain Kulbashov? How do you explain all these other Gulbashan and all these other people? Yes. Gulbashan Jadhav. How do you explain these people and what all they were doing and how they were, and I've been involved in this. I've seen Indian equipment. I've seen Indian stuff which we captured from the TTP. तो जब वो एनिमी रहेंगे तो डिफेंस बजट पाकिस्तान का वो ज्यादा ही रहेगा, वेदर दे आर एबल टू अफोर्ड और नॉट। अब जो दूसरा फैक्टर डेवलप हो रहा है वो हो रहा है रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से। इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी अंडर प्रेशर है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राबिया है, मैं कराची से हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे बच्चे को एपिलेप्सी का इशू है, जिसे आप आसान अल्फाजों में फिट्स कह सकते हैं। मैं एक किराए के घर पे रहती हूँ जिसका किराया 20,000 रुपये है। इस वक्त जो मैं ग्रॉसरी लेकर आई हूँ जिसमें आटा, चीनी, घी, दालें नहीं है, ये मेरा बिल है। ये मैं अभी लगाऊंगी कि आप लोग देख लें कि इस माँ ने कोई फजूल खर्ची नहीं की है। इसको देखें कि इसमें आटा, चीनी, घी कुछ नहीं है। बच्चों को क्या भूखा मार दूं? उसके बाद माशाल्लाह मेरा बिजली का बिल यूनिट है हमारे जिसमें इस पाकिस्तान में, इस कराची में, इस एरिया में लाइट नहीं होती।
यूनिट है मेरे 556 यूनिट, जिसका बिल है 15,560 रुपये। मेरे बच्चे को फिट्स पड़ते हैं, जिसकी मेडिसिन तुम लोगों ने इन 4 महीनों में माशाल्लाह इतनी महंगी कर दी है कि वो भी पिलाना छोड़ दूं मैं। है आज की डेट में एक्सटर्नल डेब्ट बहुत ज्यादा है। IMF बार बार उनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कब तक करेगा, दैट इज आल्सो द क्वेश्चन। तो अगर ये सारे फैक्टर एक साथ रहते हैं और CPEC की वजह से पाकिस्तान, USA और चाइना के बीच में भी ट्रैप हो सकता है, मतलब ये भी कमेंट हैं लोगों के। तो उस हालत में आपको क्या लगता है कर्नल कीर्ति, मैं आपसे शुरू करूंगा कि पाकिस्तान किस तरीके से सरवाइव कर सकता है? अगले 10 साल लड़ाई भी चलती रहेगी रशिया यूक्रेन की, पेट्रोल, इन्फ्लेशन, इकोनॉमी, ये सब चीजें रहेंगी। चाइना भी रहने वाला है, चाइना की USA की राइवलरी भी रहने वाली, पाकिस्तान बीच में CPEC की वजह से फंसे भी रहने वाला है। एक तरफ अफगानिस्तान भी बैठा है जहां पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो भी एक्टिव है और तालिबान तो है ही वहां पे। तो क्या लगता है आपको पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है? ओवर टू यू कर्नल कीर्ति। सर, पाकिस्तान बड़ी तेजी से एक फेल्ड स्टेट होने की तरफ बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखो, भारत और पाकिस्तान एक साथ 2 देश बने थे 1947 में। भारत में पूरी तरह से सिविलियन सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश्ड है, जहां पर कि जो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीतती है वो सरकार चलाती है, और जो ब्यूरोक्रेसी है और जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं वो सरकार के अंतर्गत काम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में चाहे वो सरकार हो, चाहे वो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी हो, वो पाकिस्तानी सेना के अंतर्गत काम करती है। जो पाकिस्तानी सेना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो पाकिस्तान के सबसे ताकतवर व्यक्ति माने जाते हैं। इस वजह से अगर आप देखो तो पाकिस्तान ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो कि उनके देश को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाए, चाहे वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, चाहे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन हो। आप देखो, पाकिस्तान हर चीज के लिए दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट है। पाकिस्तान के पास मेरे को नहीं लगता कि अपनी कोई भी चीज की प्रोडक्शन लाइन इतनी है जिससे कि वो फॉरेन मनी अर्न कर सके। आज के जमाने में अगर तो या तो आपके देश में खुद पेट्रोल और डीजल होता हो, अगर नहीं होता है तो आपकी जो एक इकोनॉमी है उसका बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा फॉरेन मनी का हिस्सा चला जाता है पेट्रोल और डीजल को इंपोर्ट करने के लिए। पाकिस्तान के पास अपना तो कुछ नहीं है, वो ज्यादा सब इंपोर्ट करते हैं। पैसा उनके पास किस चीज से वो पैसा कमाया जिससे कि वो फॉरेन मनी अर्न कर सके। जब तक अफगानिस्तान में लड़ाई चल रही थी, अमेरिका हर साल बहुत सारा पैसा पाकिस्तान को देती थी, उस पैसे से वो अपना सब काम चला रहे थे। अरब कंट्रीज में बहुत सारा पैसा उनको दे रही थी जिससे कि काम चल रहा था। अब धीरे धीरे ये सभी स्रोत सूख चुके हैं। ना तो अमेरिका उनको पैसा दे रहा है, जब से ट्रंप वहां पर आए उन्होंने ऑलमोस्ट कर्टेल कर दिया है जो कि पाकिस्तान को असिस्टेंस देती थी। जो अरेबियन कंट्रीज है वो भी ग्रेजुअली एटलीस्ट ओपन में तो, खुले में तो नहीं दे रहे हैं, वो भी अंडर हैंड डीलिंग में सब पैसा देते हो तो नहीं कहा जा सकता, बट जनरली दे आर आल्सो बैकिंग आउट, बिकॉज आज के समय में दुनिया का बड़ा से बड़ा इकोनॉमिक सुपर पावर देश भी फाइनेंशियल क्रंच को फेस कर रहा है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, हर एक कंट्री को, चाहे वो जापान हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, किसी की हालत इतनी स्ट्रांग नहीं है। हर एक को लग रहा है कि भाई आने वाले समय में क्या होगा पता नहीं सकते, तो वो सब अपने आप को मजबूत करने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहा है जिससे कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सके। अगर जरूरत है इस समय तो उनको अपने जो डिफेंस के एक्सपेंडिचर है उसको कम करना चाहिए। एटलीस्ट मेरे को लगता है पाकिस्तान को एक चीज समझनी चाहिए कि भारत कभी भी खुद से हमला नहीं करेगा पाकिस्तान के ऊपर। भारत की ये प्रवृत्ति नहीं रही है जब तक कि वो कोई एक ऐसी हरकत ना करे जिससे कि इंडिया प्रोवोक हो। तो अगर वो डिफेंस एक्सपेंडिचर में अपना कमी करे, जो तरह तरह के आतंकवादियों के संगठन चला रखे हैं जिनको कि वो पैसा देते हैं, जिस तरह से जो कश्मीर में आतंकवादी काम कर रहे हैं जिनको कि पाकिस्तान पैसा देती है, वो पैसे को बचाएं। अगर आप
आज की तारीख में पाकिस्तान अपने आप को सर्वाइव कराना चाहता है, तो सबसे बड़ा उसकी अगर मदद कोई कर सकता है तो भारत कर सकता है। कैसे कर सकता है? भारत के साथ अगर वो अपने बिजनेस को दोबारा एस्टेब्लिश करें, भारत से उनको हर चीज सस्ते में मिल सकती है, चाहे वो सब्जी हो, चाहे चीनी हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे दवाई हो, हर एक चीज भारत जो है बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इन सबको सस्ते में चीजें प्रोवाइड करा रहा है। लेकिन पाकिस्तान को ये चीजें नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि वो कश्मीर का रोना रोते रहते हैं। कश्मीर के रोने से क्यों नहीं हट सकते? क्योंकि पाकिस्तान आर्मी वहां के पॉलिटिकल क्लास को कश्मीर से नहीं हटने देगी। अगर कश्मीर उनके एजेंडा से हट जाता है, जो पाकिस्तान की सेना की जो मजबूत उन्होंने अपनी पकड़ बना रखी है, वो कमजोर हो जाती है। अब वो सपने में चाहे सोचते रहे, कश्मीर को कभी पाकिस्तान हासिल नहीं कर सकता। इस समय उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो इंडिया के सामने किसी भी मोर्चे पे खड़ा हो सके, किसी भी मोर्चे पे, चाहे वो सेना का मोर्चा हो, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट हो, चाहे डोमेस्टिक फ्रंट हो, चाहे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का फ्रंट हो। पाकिस्तान पूरी तरह से एक डूबी हुई कंट्री है, और मेरे को लगता है कि जब तक वहां की सेना इस बात को नहीं रियलाइज करेगी कि हमको देश को बचाना है, इनके पॉलिटिकल क्लास या ब्यूरोक्रेसी के पास ये ताकत नहीं है कि वो पाकिस्तान को बचाने के लिए कुछ कर सके। आई थिंक यू हैव गॉट वेरी वैलिड पॉइंट्स कर्नल कीर्ति। तो आपने एक बात कही एक्चुअली, जो अरब नेशंस हैं वो बड़ी हेल्प करते थे, अब वो इतनी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। वो उनका खुद का भी फ्यूचर में भी उनको अपने फ्यूचर ऑप्शंस भी एक्सरसाइज करने हैं, और दूसरी बात वो चेंज कर रहे हैं। और लेटेस्ट में आपको एक बात बताऊं, वो जो सऊदी अरबिया का क्राउन प्रिंस है, उसने बोला कि जो हादिथ है ना, ये जो इनकी हदीस बोलते हैं, जिसको ये कुरान के, होली कुरान के अलावा बाकी भी सपोर्टिंग बुक्स है ना, तो उसने कहा ये तो वैलिड ही नहीं है। आप समझे, ये बहुत बड़ा मेजर स्टेटमेंट है। तो कर्नल कुलकर्णी, आप बताइए आपका एक ओपनिंग कमेंट कि पाकिस्तान का क्या सिचुएशन है, सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा, और वेयर एग्जैक्टली डू यू सी द पाकिस्तानी सोसाइटी और द मिलिट्री emerging out of this shadow? Over to you. Yes, सर, आई का पॉइंट, थैंक यू सर। आपने एक पॉइंट पहले कहा था सर, बिल्कुल शुरू में ओपनिंग स्टेटमेंट में, कि ये पाकिस्तान की आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत जबरदस्त है। अभी उनको ये प्रूव करना पड़ता है, बिकॉज 1947 से पहले की आइडेंटिटी को ढूंढनी पड़ती है, और जो कि है नहीं। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, फरजाना शेख ने उनकी एक वो है सर, राइटर हैं, उन्होंने 2009 में पब्लिश की है सर, हर्ट्स कंपनी, लंदन की हर्ट्स है, उसमें पब्लिश हुई है सर बुक। तो शी हैज एनालाइज्ड इट वेरी नाइसली, कि भाई हम क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं अपने इतिहास में। तो जब तक इस मूवमेंट को, और इसके साथ साथ इरफान हुसैन, उनके एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अभी डॉन में दो साल पहले लिखा हुआ था 2020 में, कि सुन्नी है, शिया है, या वो है, और कभी वो अपने को अरबिक मानते हैं, कभी उज़्बेक मानते हैं, तो ये या अफगान डिसेंट से मानते हैं, जो खान वहां से नेम लेके चलते हैं। तो दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू फाइंड प्रॉपर आइडेंटिटी, एंड नेशन हु डजंट फाइंड इट्स आइडेंटिटी, जो आज हमें धरोहर है इंडिया की मानते हैं, तो दैट इज आवर आइडेंटिटी, एंशिएंट आइडेंटिटी, हमारी 5-8 साल पुरानी, जो हम दैट बिकम्स नेशन स्ट्रेंथ। वो नेशनल स्ट्रेंथ इनके पास नहीं है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग, इन्होंने एक इनके जो सलमान रशीद है, ट्राइब्यून ऑफ पाकिस्तान, ये बड़े क्लेम करते रहे, इन्होंने अपना जेनेटिक प्रोफाइलिंग कराया, तो वो तो उज़्बेक नहीं। अच्छा, हाँ, और उनके इसका कराया उन्होंने अपने दामाद का, तो वो इंडिया का निकले। मतलब जो मान के चल रहे हैं कि पर्शियन, कभी कभी इसमें कश्मीरियों के साथ इनका तो बिल्कुल ये नहीं, ऑल कश्मीरीज हैव गॉट डिसेंट फ्रॉम रोमन्स, या जो मैसेडोनियंस आक्रमण हुए हैं, या पर्शिया से जो वहां पे लोग आए थे, तो इनका पाकिस्तान से जेनेटिकली लेना देना कोई नहीं है। तो ये तो बिल्कुल अलग है। तो ये 4 इनके जो मेजर प्रोविंसेस हैं, दे हैव गॉट देयर 4 डिफरेंट मेजर जेनेटिकल एंड रेशियल आइडेंटिटीज। ये कभी एक हो नहीं पाए, दैट इज देयर बिगेस्ट फ्रैक्चर लाइन।
दूसरा है सर इकोनॉमिकली, जो कर्नल कीर्ति ने बिल्कुल ब्रॉट आउट राइटली कि मिलिट्री हैज कंट्रोल्ड एनी। हमें बहुत अच्छा लगता है सर सुन के, वहां पे देखो पाकिस्तान की आर्मी के हाथ में सब कुछ है, लेकिन बड़ी खराब बात है। हमें चाहे जितना हमें अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स या हमें कंप्लेंट्स हों, लेकिन वी मस्ट नॉट फॉरगेट वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री एंड दैट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एनी नेशन टू डेवलप। खराब गवर्नमेंट आती है, लोग उखाड़ के फेंक देते हैं, अच्छी गवर्नमेंट आती है, उसको रिपीटेडली लाते रहेंगे। तो ये इतना पावर लोगों के हाथ में देना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और पाकिस्तान का सबसे वीकेस्ट पॉइंट है। जब तक ये रहेगा, दे विल बी राइडिंग ए वेरी फ्रैक्चर्ड लाइन। और सारी बोरोइंग लाइंस आज की तारीख में खत्म हो चुकी है। दे आर सर्वाइविंग ऑन चाइनीज फंड्स एंड हमने चाइनीज किस तरह से फंडिंग करते हैं, ये मालदीव से लेकर श्रीलंका, बांग्लादेश, सब जगह देख लिया है सब। They can bring the economy to their knees। तो इतना ज्यादा हम जब लोन देंगे उनको, वो देते हैं तो उतना ज्यादा इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे हैं, उनके फॉरेक्स रिजर्व नहीं है। 2000 पिछले 12 साल में पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम 2050 से लेके डॉलर्स, यूएस डॉलर से लेके वो तकरीबन हुई है 2700, मतलब इंक्रीज लेस देन 10%। इन द सेम India's per capita income in terms of US dollars has gone from 2100 से लेके 3200 तक, तो it is more than 30% rise। तो ये this shows the economic path what India is taking। उसमें pitfalls आए, गलत निर्णय हुए, कुछ और भी प्रॉब्लम्स हुए, लेकिन उसको सुधारने की ताकत हमारी लोकशाही में है, वो उनके पास नहीं है। So the future to me looks very bleak in the present scenario। The balkanization of Pakistan is a very looming threat and they have to address it immediately। मतलब उनके पास अभी वक्त नहीं है और this has to be thought over by Pakistan military। आप देखिए सर, एवरी रिटायर्ड जनरल छोड़िए सर, ब्रिगेडियर एंड अबव रैंक का ऑफिसर है, वो हर जगह की बोर्ड में, कमीशन में, यहाँ वहाँ, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में क्या काम किसी इन्फेंट्री लेफ्टिनेंट जनरल का एज ए चेयरमैन, तो वो काम बिगाड़ेगा ही सर। तो इस तरह से जो वहां पे बैठे हुए हैं, दे आर कंट्रोलिंग द सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट इवन आफ्टर रिटायरमेंट। ड्यूरिंग सर्विस तो है ही है, they are completely controlling the political process। So this has to be stopped if Pakistan has to avoid balkanization। कल कुलकर्णी, आपको एक बात बताएं, इनफैक्ट ये डॉक्यूमेंटेड है कि इस्लाम में आपने कहीं डेमोक्रेसी देखी क्या, इंडोनेशिया या मलेशिया के अलावा? इस्लाम में आपको डेमोक्रेसी बहुत कम मिलेगी, ये उनका बहुत तगड़ा पिटफॉल है। और अभी मालूम है इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ मिडिल ईस्ट में? मिडिल ईस्ट में जिन लोगों ने, जब इंडिया में थोड़ा बहुत इश्यू जो होता है ना, तो कई बार वहां पे लोग एजिटेशन करते हैं, जैसे फिर नुपुर शर्मा के टाइम पे भी किया था। तो उन्होंने क्या किया, ओमान वगैरह ने जितने एजिटेशन कर रहे थे ना, सबके पासपोर्ट वीसा सब उन्होंने कब्जाए, कैंसिल किया, दफा किया उनको वहां से। मालूम है क्यों? मैं गिरीश जी से जब बात कर रहा था, बिकॉज ही हैज बीन देयर, ही हैज स्टेड देयर, तो उन्होंने कहा कि जब यहाँ पे एक बार एजिटेशन की शुरुआत हो जाएगी, तो अभी तो वहां पे पाकिस्तानी कर रहे हैं, कल को जो उनके लोकल ओमानीज हैं वो करने लगेंगे, तो उनको क्या बोलेंगे वो कि भैया उनके पास तो एक्सक्यूज ही है, जितनी रॉयल फैमिलीज हैं, आप मिडिल ईस्ट में हर एक स्टेट में आपको रॉयल फैमिलीज मिलेगी, डेमोक्रेसी का दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, एकदम सॉलिड वहां पे डंडा चलता है और इसलिए रूल रेगुलेशन लागू होते हैं। तो जहां तक इस्लाम की बात है, वहां पे डिक्टेटरशिप तो एक्चुअली एक्सेप्टेबल है, बट उसका अलाइनमेंट डेमोक्रेसी के साथ नहीं है। पर मैं एक बहुत बड़ा पॉइंट जो आपसे कहना चाह रहा हूं ना, मैंने उसमें ओपनिंग कॉन्टेक्स्ट में भी डाला था, एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है ना, एक हमारे यहाँ एक्चुअली एक कॉन्शियसनेस आ गई इंडिया के अंदर, और पाकिस्तानी भी एक्सेप्ट करते हैं कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको लेजिटिमेटली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के थ्रू चेंज करना पॉसिबल है। अब आप इलेक्शन ना जीत पाओ, ये आपकी इनएफिशिएंसी या इनकॉम्पिटेंस कह सकती है, जो मतलब पब्लिक परसीव करती है, बट ऑप्शन तो अवेलेबल है। पाकिस्तान के अंदर वो ऑप्शन तब तक अवेलेबल नहीं है जब तक जो एस्टेब्लिशमेंट है, और एस्टेब्लिशमेंट से मतलब है फौज, वो साथ दे तो आप इलेक्शन जीत सकते हो, वो साथ नहीं देते तो पहले तो आप इलेक्शन नहीं जीतोगे, और अगर आप जीतोगे तो भी आपको गवर्नमेंट नहीं बनानी दी जाएगी। ये बड़ा सिंपल सा हिसाब है पाकिस्तान में। तो जब तक ऐसी कॉन्शियसनेस नहीं आती पब्लिक में, पब्लिक मीन्स
एलाइट्स में जो पब्लिक टॉप शॉट्स हैं सोसाइटी के, दैट इज वन। और ये रिफ्लेक्ट कहाँ होती है? इंस्टीट्यूशंस में। आर्मी को अगर आप एक इंस्टीट्यूशन कहें जो वहां पे स्ट्रॉन्ग है, उसके अलावा सिविल ब्यूरोक्रेसी, उसके अलावा जुडिशरी, उसके अलावा पुलिस, ये सब इंस्टीट्यूशंस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तब जाके आपका बैंकिंग सिस्टम काम करेगा, तब जाके आपका नॉर्मल गवर्नेंस काम करेगी। ये सब कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो वी आर लकी। इनफैक्ट मैंने एक पाकिस्तानी को लिखा कि व्हाई डोंट यू मे नॉट लाइक मोदी बट व्हाई डोंट यू बोरो समबडी लाइक मोदी। मैंने कहा इंडिया में तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, हमारे कॉन्टेक्स्ट में वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते लेकिन आपके कॉन्टेक्स्ट में हो जाएंगे। तो एनीवे उसने खैर उस बात का तो जवाब नहीं दिया। बट पॉइंट ये है कि अब जो सिचुएशन है, दो चीजें आप देखो, इंडिया के साथ उनकी परपेचुअल एनिमिटी रहनी है, इंटरनली वो वीक है, नो डाउट अबाउट दैट। अब आप एक्सटर्नल फैक्टर्स पे आते हैं। इंडिया के साथ उनकी परपेचुअल एनिमिटी रहनी ही है, मतलब ये जनरल तारीख का वीडियो है, मैं दिखा भी दूंगा इसमें। उन्होंने कहा भाई फैक्ट है ये लाइफ का, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, इट इज ए फैक्ट। उनके इंटरनल कॉन्ट्रेडिक्शंस इतने ज्यादा हैं कि कश्मीर के मामले से वो पीछे नहीं हट सकते और कश्मीर को वो कभी ले भी नहीं सकते। तो वो फिर उसी हालत में अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर अपना करते रहेंगे, आर्मी स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी। तो दूसरा फैक्टर, अब क्या हो गया, इंटरनेशनल फैक्टर्स हो रहे हैं चेंज। अब यूएसए ने एक तरफ से अगर लात लगानी, मतलब अब देखो तो वैसे बाजवा जा रहा है, वाशिंगटन जा रहा है वो भी 1-2 दिन में, और नवंबर में उसका रिटायरमेंट भी है। तो पाकिस्तान एक फुटबॉल बनने वाला है यूएसए और चाइना के बीच, और वो ही इनफैक्ट उनके यहाँ पे ये बात 6 महीने पहले मैंने किसी का इंटरव्यू सुना था, उसने कहा था ये बात कि अगर ये सिचुएशन आती है तो पाकिस्तान की हालत बहुत खराब होने वाली है। तो आपको कितनी पॉसिबिलिटी लगती है? यूक्रेन रशिया वाला फैक्टर भी रहेगा, इकोनॉमी खराब होने वाली, रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा, और यूएसए और चाइना के बीच में फुटबॉल भी अगर बन गया पाकिस्तान, तो डोंट यू थिंक इनकी हालत तो बहुत ही खराब होने वाली है। और कोई इकोनॉमिक सपोर्ट फिर क्यों करेगा कोई? कर्ण कीर्ति सर आपने बिल्कुल सही कहा ना। मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका या चीन खुलकर पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे। दोनों ही देश पाकिस्तान का फायदा उठाते आए हैं। पहले अमेरिका उठा रहा था बिकॉज अफगानिस्तान में उनकी फौज थी, रशिया का इंटरवेंशन था उसको चेक करने के लिए, और अब चाइना उसका फायदा उठा रहा है भारत को काउंटर बैलेंस करने के लिए, और साथ ही साथ अमेरिका से भी अपने सॉर्ट या अपनी जो उसकी लड़ाई है उसको सॉर्ट आउट करने। इनमें से कोई भी देश उसकी मदद करने वाला है नहीं। और पाकिस्तान के पास आज के समय में इतना एक्सटर्नल डेब्ट है कि जो भी वो पैसा आईएमएफ से मिलेगा उसको उस डेब्ट को वापस करने में चला जाएगा। उनके पास खुद का डेवलपमेंट करने के लिए उसमें से कुछ भी बचने वाला नहीं है। जब तक पाकिस्तान अपने आप को खुद इंडस्ट्रियलाइजेशन करके मजबूत ना बनाए कि भाई उसके पास प्रोडक्शन हो जिसको कि वो दूसरे देशों को भेज सके, जिससे कि फॉरेन मनी अर्न कर सके, ये मांगे हुए पैसों से देश कब तक चलेगा? कोई भी देश नहीं चल सकता। आप श्रीलंका की हालत देखो, श्रीलंका में कोई उनके साथ ऐसी लड़ाई नहीं थी किसी देश की, कुछ ऐसा सिचुएशन नहीं थी जो कि पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान में आपस में अंदर फॉल्ट लाइंस हैं, शिया सुन्नी की लड़ाई है, अफगानिस्तान से आतंकवादी आते हैं, भारत में वो आतंकवादी भेजना चाहते हैं। श्रीलंका के पास ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन श्रीलंका की हालत देख लो आप कैसे डूब रही है। तो पाकिस्तान तो श्रीलंका से बहुत ही बुरी हालत में है। जब तक, और मेरे को ये लगता है जैसे आप बोल रहे थे कि पाकिस्तान में कोई भी सरकार नहीं बना सकती कोई भी पार्टी बिना पाकिस्तानी सेना पे सपोर्ट के। जनरल फैज हमीद साहब फैसले करवा रहे थे अदालतों से, और भी अरशद मलिक साहब के हवाले से भी बहुत सी बातें हुई। आपके ख्याल में ये जनरल फैज हमीद बतौर DGISI अपने ओन पे कर रहे थे या इसके पीछे पूरा इंस्टीट्यूशन था? ये अब जाहिर जजमेंट नहीं हो सकती, ये अंदाजा हो सकता है ना। देखिए, पूरा इंस्टीट्यूशन का तो मैं समझता हूं कि नहीं है, पूरे इंस्टीट्यूशन वाली बात नहीं है, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनरल फैज हमीद साहब के दरमियान और उस वक्त के DGI SPR के दरमियान पूरी तरह से तालमेल मौजूद था। 4 अफराद थे जो मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ एरियाज को कंट्रोल करते थे। आपको पता है
आपकी मीडिया के लिए कर्नल शफीक साहब थे, बाकी ये अदालतों वगैरह के लिए और बाकी उस मामलात के लिए कर्नल लियाकत साहब थे, फिर कुछ अमूमी चीज़ों के लिए जो है वो ब्रिगेडियर इरफान रामे साहब थे, और फैज हमीद साहब ओवरऑल सारा एज डीजीसी के उनके दौर की बात कर रहा हूँ। एज डीजीसी वो जाके एमक्यूएम वालों से भी, मुझे खुद जब वो सेकंड मुलाकात में आए तो फैज हमीद साहब ने कहा सर मैंने 2 दिन पहले आना था, चीफ साहब ने मुझे कहा हुआ था वो जब कि यार तुमसे एक हाई कोर्ट का जज नहीं कंट्रोल होता, लेकिन मुझे कराची जाना पड़ गया, वो कुछ एमक्यूएम वाले कुछ गड़बड़ कर रहे थे, मैं उनके स्क्रू टाइट करने गया था, ये उन्होंने मुझे लफ्ज किया और ये मैं अल्फन बात कहने के लिए। जब वो सरकार बनती है तो पाकिस्तानी सेना जो है उससे अपना पाउंड्स ऑफ ब्लड एक्सट्रैक्ट करती है। पाकिस्तान में जैसे सर ने बताया, कर्नल कुलकर्णी सर ने, कि हर एक कॉर्पोरेशन में यू विल फाइंड एन रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर सिटिंग देयर, दे गेट ह्यूज पीसेस ऑफ लैंड वंस दे रिटायर। सो ऑल दीज थिंग्स व्हाट इट हैपेंस कि इट इनरिचेस फ्यू पीपल बट इट पूरे देश को और गरीब बना देता है, क्योंकि गरीब जो देश है उसकी प्रॉपर्टी चली जा रही है कुछ लोगों के हाथ में, रेदर देन कि उसका देश के भले के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और मुझे ये भी लगता है कि इनको ये लगता है कि पाकिस्तान की जनता ये सोचती है कि जब तक हम कश्मीर नहीं लेंगे हम मतलब सुखी नहीं रह सकते या खुश नहीं रह सकते। मेरे को लगता है बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर मैं पाकिस्तान के जो लोगों के इंटरव्यू सुनता हूँ, अगर आप जनरली सुनो, दे प्रेज मोदी। Why they praise Modi? Because they realize that where Modi has taken India since 2014 and where Pakistan is going right now. So they all praise because they want an administrator who is strong enough, who can enforce the law and ensure that that country moves towards the progressive development. Rather than they don't want Kashmir because जब आप अपने देश को नहीं बचा पा रहे, जो आपके पास हिस्से उनको खाना नहीं खिला पा रहे हैं, उनको आप बिजली नहीं दे पा रहे, उनको आप पेट्रोल और डीजल नहीं दे पा रहे, तो कश्मीर को लेकर क्या करोगे? उससे क्या आपका हो जाएगा? और अभी तो पीओके में चलने लगी है, पीओके में रैलीज हो रही है कि वो इंडिया के साथ आना चाहते हैं पीओके, बिकॉज दे सी कश्मीर सिचुएशन ऑफ द इंडिया के पास जो कश्मीर है उसकी हालत, और अपनी हालत देख के वो रोते हैं कि भाई देखो हमारी क्या हालत हो गई। या एक्चुअली पाकिस्तान का एक बड़ा फिलोसफर है, करंट फिलोसफर हसन निसार, वो कहते हैं कि तुमसे बांग्लादेश तो संभला नहीं, जो तुम्हारे पास है उसको तो रख लो। समझ रहे हो नहीं? दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। अभी जो तुम कश्मीर कश्मीर चिल्लाते रहते हो उसका कोई लॉजिक नहीं है। तो कर्नल कुलकर्णी, मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर पाकिस्तान का बाल्कनाइजेशन होता है या अनस्टेबिलिटी आती है तो इंडिया के ऊपर इसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है, एंड व्हाट प्रिकॉशंस कैन वी टेक और शुड टेक? ओवर टू यू। यस सर, इसमें है बिकॉज इट खबर में सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि पाकिस्तान टूट रहा है, क्या टूटेगा। इसमें सर हमारे पास एक अनस्टेबल स्टेट एक है हमारे पास में सर, कल को वो वहां पर 4 अनस्टेबल स्टेट हो जाएंगे which will be in our neighborhood. So it is in our interest actually that Pakistan should be unbroken and politically stable. उनके पास डेमोक्रेटिक इंस्टेबिलिटी और एक आइडेंटिटी का जो ये था और रेशियल सुपीरियरिटी का था, वो उन्होंने खत्म कर देना चाहिए। रेशियल सुपीरियरिटी या रेशियल सुप्रीमेसी का उनका कंसेप्ट जो था 1971 में बिल्कुल क्लियर हो गया था। एक ऐसा पाकिस्तान का हिस्सा जो रेशियली या कल्चरली उनसे बिल्कुल मेल नहीं खाता, सो इट वाज ए अनहोली मैरिज, वो खत्म हो गई। जो भी फैक्टर उसमें रहा हो, इंडिया वाज ए कैटलाइजिंग फैक्टर। सो वी शुड एनकरेज द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान through whatever diplomatic means and it is possible. Otherwise, the survival of Pakistan is actually on a brink. और ये जैसे IMF लोन की बात चली थी, when they give loans, उनके terms and conditions बड़े सख्त होते हैं। वो बताते हैं कि आपका इन्फ्लेशन इतना करो, या अपने बैंक रिजर्व इतने बढ़ाओ, इतना आप टैक्सेस बढ़ाओ, या इतने टैक्सेस या इतना कम करो, या ये ज्यादा करो। उनकी टर्म्स होती हैं, बहुत सख्त टर्म्स होती हैं। तो वो फॉलो करने के लिए भी एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन चाहिए। आज जनरल बाजवा वहां यूएस में गए हैं बिकॉज पाकिस्तान के पास जो इतने असला है, F-16 है या जो है उनके स्पेयर पार्ट्स, अब तक तो वो जॉर्डन और मलेशिया इनसे लेते हैं, जिनके टर्की जिनके पास ये ऑलरेडी हैं।
तो ये स्पेयर पार्ट जो है, छोटे छोटे स्पेयर पार्ट, कंप्यूटराइज्ड चिप से लेके तो सब कुछ होता है, इंजन तक होता है, तो दैट हैज सोर्स हैज ड्राइड अप फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम यूएस, सो दे आर नाउ इनडायरेक्टली प्रोक्योरिंग। तो ये जो मसला हल करने के लिए गए हैं, और दे ही मस्ट हैव गॉन ऑन चाइनाज प्रोडिंग टू गेट फुल सपोर्ट ऑफ यूएस फॉर एन आईएमएफ लोन। तो ये उनका भी है, लेकिन आप इसमें फर्क देखिए सर, तो ये करने के लिए एक आर्मी का चीफ को जाना पड़ रहा है, क्या भेजा गया है, नॉट ए पॉलिटिकल, उनका फॉरेन मिनिस्टर या पीएम नहीं गए हैं, या इकोनॉमिक मिनिस्टर या उनके फाइनेंस मिनिस्टर नहीं गए हैं, उनके चीफ गए हैं। एजेंडा सबको पता है, वो चाहे ऊपर से जो भी बताए। तो ये फॉल्ट लाइंस हैं, और इट इज इन आवर इंटरेस्ट दैट द फॉल्ट लाइंस शुड नॉट बी देयर, पाकिस्तान शुड सर्वाइव एज ए एंटिटी, बट द वे दे आर हेडिंग are definitely heading towards a breakup. कर्नल कुलकर्णी, यू आर राइट। और जनरल बाजवा इसलिए गए हैं यूएस से, वो आईएमएफ वाला लोन का वही मेन इशू है, नो डाउट अबाउट दैट। और दूसरा, उनको लगता है ना कि जनरल बाजवा अगर गारंटी दे देंगे तो हाँ भैया, उस हालत में ये है कि पाकिस्तान लोन तो नहीं, लोन का इंटरेस्ट तो कम से कम पे करता रहेगा। दैट हैज टू बी सीन हाउ दे डू इट। बाकी किसी की तो रिलायबिलिटी रही नहीं वहां पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो, इस प्रोसेस में टाइम लगेगा। ऐसा लगता है जो अनस्टेबिलिटी का प्रोसेस है ना, वो एक तरीके से अब शुरू हो गया, क्योंकि इमरान खान ने जिस तरीके से अभी आर्मी को वहां पे डिस्क्रेडिट करना शुरू कर दिया, आर्मी हैज लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी। और ओवरऑल अगर आप देखो तो जो प्रेजेंट वहां पे जो सेटअप है वो प्रो यूएसए की प्रोडिंग हुई तो वो हुआ, ये जो प्रेजेंट सेटअप है, एंड दैट सेटअप इज नॉट पॉपुलर। इन फैक्ट ऑनेस्टली मैं बताऊं, मेरी फीलिंग ये है कि इमरान खान इलेक्शन जीत जाएगा, लेकिन इमरान खान इलेक्शन जीत जाएगा तो एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहेगा कि वो पावर में आए, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ही इज गोइंग टू विन ए पॉपुलर वोट। तो या तो उनको इलेक्शंस मैनिपुलेट करने पड़ेंगे, और या फिर उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो सीधा हो जाए और अलाइनमेंट में आ जाए। तो वो एक बड़ी ट्रिकी सी सिचुएशन आने वाली है। बट ओवरऑल आई फील दैट इंडिया हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल। कर्ण कुलकर्णी का जो पॉइंट है कि अनस्टेबल पाकिस्तान कोई हमारे फेवर में नहीं है, इट इज ए फैक्ट। कर्नल लेवी, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल डिस्कशन। वी आर गोइंग टू मीट अगेन ऑन दिस प्लेटफॉर्म, so thank you so much. Thank you sir.